हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन का सेकंड भाग। पहला भाग मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और उस भाग को आप देख लेना, क्योंकि बिना पहला भाग देखे ये वाला भाग समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर पार्ट सेकेंड राउल्ट के नियम से। और राउल्ट का नियम बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और हर साल पेपर में आता है, आए ना आए, लेकिन न्यूमेरिकल तो पक्का फंसते ही फंसता है। तो शुरू कर देता हूं मैं राउल्ट के नियम से इसका। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग है राउल्ट का नियम। ठीक है सर, बताओ जरा ये क्या होता है राउल्ट का नियम। ठीक है, नहीं अरे बड़ा इजी नियम है, कुछ नियम नहीं होता। आप जानते हैं कि यार बिलियन में दो अवयव होते हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। दोनों के दोनों कैसे मान लिए मैंने, बाष्पशील मान लिए। ठीक है, पहले बॉन याद कर लो। राउल्ट का नियम नियत ताप पर लागू होता है। काय पर लागू होता है? नियत ताप पर लागू होता है। ध्यान देना, इस लाइन को तुम्हें लिखना पड़ेगा, नियत ताप पर लागू होता है। ठीक है, नियत ताप पर लागू होता है। ठीक है भाई, राउल्ट का नियम कहाँ लागू होता है यार? नियत ताप पर लागू होता है। होता क्या चीज़ है, क्या बताता क्या है आपको? ये बताता है कि बिलियन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है नहीं, मोल अंश के समानुपाती होता है या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। नियत ताप पर बिलियन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब। अब बिलियन के दो ही अवयव होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो नियत ताप पर, ठीक है नहीं, बिलियन के, किसके? बिलियन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव, प्रत्येक वाष्पशील अवयव, प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब। ध्यान देना है, आंशिक वाष्प दाब। अच्छा, ये वाष्प दाब क्या होता है? अब पड़ गए चक्कर में आप। ये वाष्प दाब क्या होता है यार? वाष्प दाब नहीं समझ पा रहे हो? वाष्प द्वारा सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या आपने अपनी रियल लाइफ में वेपर प्रेशर का कोई एग्जाम्पल देखा है? बताओ जरा। बहुत जगह देखा होगा यार, आपने खाना बनाया कभी कुकर में? बनाया है, उबाला है, क्या करा है? तो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक कुकर देखो। ठीक है भाई, कुछ इस टाइप का बॉडी आई कुकर की है। कुकर के ऊपर हैंडल लगा दो, यहाँ पे बेंड ट्यूब लगी होती है। इसके बाद में क्या लगा होता है? प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है ना। बिना पानी के कुकर में आप खाना बना ही नहीं सकते हो। बिना पानी के कुकर में आप खाना बना ही नहीं सकते हो। आप ना मानो तो बना के देख लेना, अगर बना लो तो, और फिर मुझे बताना कि सर मैंने बिना पानी के खाना बनाया कुकर में। चाहे चावल लो या दाल लो, जो तुम्हारा दिल चाहे। सबसे पहले क्या करोगे? देखो, अब ये मत सुनना यार मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। इसके बाद देखो, क्योंकि खाना तो यार मुझसे ही बनाना नहीं आता, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको ना हीट कर दो। क्या करोगे? हीट करो। अब जब किस वाटर को आप हीट करते हो तो वाटर जो होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है यार। लो साहब, वेपर में चेंज हो गया। अब ये वेपर क्या करती है? वाष्प क्या करती है? सतह पर दाब डालती है, ढक्कन पर। तो इसी को तो बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं इसको हम? वाष्प दाब, यानी कि वेपर द्वारा इस सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल सी बात है यार, वाष्प द्वारा सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। और कितना इजी डेफिनेशन बताऊं? सबसे इजी डेफिनेशन यही है कि वाष्प द्वारा सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जब वेपर प्रेशर हाई हो जाता है, वाष्प दाब हाई हो जाता है, तो ये प्रेशर रेगुलेटर उठता है और भैया सीटी सू की आवाज से सारे का सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है। और सपोज करो अगर ये प्रेशर रेगुलेटर ना उठा, यानी कि ये बेंड ट्यूब के होल जो है वो पैक हो गए और ना उठा, तो फिर क्या होगा? फिर विस्फोट हो जाता। ठीक है नहीं, वो तो विस्फोट से बचें आप। ध्यान देना, कभी पता चल जाए कुकर फाड़ दिया खाना बनाते हुए। तो वाष्प द्वारा सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। हो गया याद? तो नियत ताप पर बिलियन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के कैसा होता है बेटे? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात मैं लिख दूंगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और जब मैं भैया ये हटाऊंगा समानुपाती का साइन तो मेरे पास आ जाएगा P0X। सॉरी, ये तो नाइंसाफी है, ये P0 कहाँ से आ गया है? जहाँ जो P0 है ना, P0 वो है तुम्हारे पास शुद्ध अवयव का वाष्प दाब, शुद्ध अवयव का वाष्प दाब, शुद्ध अवयव का वाष्प दाब, बिल्कुल शुद्ध अवयव का वाष्प दाब। अभी बताता हूँ ये शुद्ध अवयव क्या होता है, पहले समझते रहो चीज़ को जरा। तो देखो ये P जो है बराबर P0X। अब P0 क्या है? ये है शुद्ध अवयव का वाष्प दाब। अब ये शुद्ध अवयव विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। बताऊंगा देखो अभी। तो नियत ताप पर बिलियन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक मतलब होता है हल्का, कम वाष्प दाब, यानी कि बहुत हाई,
बहुत हाई तो फाड़ देगा कुकर को, बहुत हल्का बाजदाब, ज़्यादा नहीं, ठीक है नहीं। उसके मोलेंस के समानुपाती होता है, अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P बराबर P0, X P0 क्या है, शुद्ध अवयव का बाजदाब है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं इस चीज़ को, एक समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखो, जैसे मान लिया मैंने कि मेरे पास देखो 1 बिलियन है, ठीक है, 1 बिलियन मेरे पास है। अब जो बेचारा ये बिलियन है वो दो अवयव, ठीक है सर, 2 अवयव A तथा B से मिलकर बना, A तथा B से मिलकर बना है सर। क्या बात है सर यार, A तथा B से मिलकर बना है, 1 बिलियन 2 अवयव A तथा B से मिलकर बना है, ठीक है सर, बना तो है, लेकिन आप बताना क्या चाह रहे हो। तो 1 बिलियन 2 अवयव A और B से मिलकर बना। अब A को मान लो बिले और B को मान लो बिलायक। ए मैंने क्या मान लिया, बिले, और बी को क्या मान लिया मैंने, बिलायक। बिले बिलायक का नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने पहले वीडियो में करवा दिया, पार्ट फर्स्ट देख लेना, ठीक है। तो अब लगाओ, पहले लगाओ ए के लिए, लगाओ राउल का नियम। तो यहाँ लगा दो आप, देखो पी ए 0, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, एक्स से आ जाएगा, आ गया। अब जो ये देखो, सबसे पहले ध्यान देना, ये जो PA0 है ये शुद्ध विलायक का बाजदाब है, यानी कि शुद्ध बिले का बाजदाब है। कहने का मतलब ये होता है, देखो मेरे पास मैंने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है, इस वाटर का जो बाजदाब है वो PB हो गया, ठीक है। और जो मेरे पास चीनी है, जो मेरे पास अलग से मैंने 1 चम्मच चीनी रखी है, इस चीनी का जो बाजदाब है वो मेरे पास कितना है, PA0 है, क्योंकि मैंने बिले माना है ए क्या माना है मैंने, बिले, और बी क्या माना है मैंने, बिलायक माना है। तो जो मेरे पास चीनी है वो हमेशा बिले होती है, जो वाटर है वो हमेशा क्या होता है, बिलायक होता है। इसका बाजदाब कितना, PA0 है, इसका बाजदाब कितना, PB0 है, जबकि दोनों अलग अलग है, मैंने मिलाया नहीं है अभी। बस यही कंसेप्ट तो समझना बड़ा ज़रूरी होता है यार। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो सिंपल सी बात है, ये पूरा चैप्टर समझ जाओगे आप। ध्यान देना, अलग अगर चीनी अलग रखी है तो उसका बाजदाब कितना, PA0 है, और अगर तुम्हारे पास वाटर अलग रखा तो उसका बाजदाब कितना, PB0 है। समझ में आया कुछ? हाँ सर समझ में तो आया थोड़ा बहुत, ठीक है। अलग अलग है ना, अलग अलग है। अब जब आपने इस चीनी को काहे मिला दिया, जब आपने इस चीनी को इस जल में मिला दिया तो भाई दोनों के वेपर प्रेशर चेंज हो जाते हैं। जब इस चीनी को आपने इस जल में मिला दिया तो दोनों के वेपर प्रेशर यानी कि बाजदाब बदल जाते हैं। फिर कितने हो जाएंगे, या तो कम होंगे या फिर क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, इस राउल्ट के अनुसार इतना अंतर हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारे पास PA है ना, देख रहे हो ना, ये राउल्ट के नियम से निर्धारित बाजदाब है। और ये क्या है मेरे पास, ये देखो शुद्ध चीनी का बाजदाब है। ये PA0 क्या है, ये शुद्ध चीनी का बाजदाब है। और ये PA क्या है, यह है राउल्ट के नियम से निर्धारित बाजदाब। जब आपने इस चीनी को कहाँ मिला दिया, इस बिलियन में, इस जल में मिला दिया तो चीनी के बाजदाब में थोड़ा बहुत तो अंतर आया होगा। वो कितना अंतर आया होगा वो ये बताता है राउल्ट का नियम। तो यह है राउल्ट के नियम से निर्धारित बाजदाब, यह है शुद्ध चीनी का बाजदाब। इसी प्रकार यह है राउल्ट के नियम से जल का बाजदाब, और ये तो तुम्हारे पास है, यह है आपका शुद्ध जल का बाजदाब, ठीक है। यह है शुद्ध जल का बाजदाब, XB आ गया। अब वो बिलियन का, अब क्योंकि देखो ये भी बिलियन में है, PA भी बिलियन में हो गया और मेरे पास PB भी बिलियन में हो गया, दोनों के दोनों मैंने मिला दिए, चीनी को जल में मैंने मिला दिया। तो अब बिलियन का कुल बाजदाब कितना हो गया, मुझे जरा यही बताओ, बिलियन का कुल बाजदाब कितना हो गया भाई, सर बताओ जरा यार, बिलियन का कुल बाजदाब कितना हो गया। कुल बाजदाब देखता हूं आज आपका माइंड कैसे बताएगा। तो P बराबर PA प्लस PB, अबे नलायक को इतना तो सीख लो, दोनों को जोड़ दो, P बराबर PA प्लस PB, PA बराबर PA प्लस PB। समझ में आया कुछ? तो ये मेरे पास बिलियन बन गया। अब एक बार और बता रहा हूँ, ये PA0 क्या है, वो है शुद्ध चीनी का बाजदाब, PB0 क्या है, वो है शुद्ध जल का बाजदाब। जब दोनों को आपने चीनी को इस जल में मिला दिया तो बाजदाब में थोड़ा बहुत अंतर आया, वो कौन बताएगा, राउल्ट का नियम बताएगा, ठीक है नहीं। अब ठीक है, अब ये क्या तुम्हारे पास बिलियन का कुल बाजदाब कितना गया, P बराबर PA प्लस PB, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे क्या हैं, मिल चुके हैं, दोनों के दोनों क्या हो गए यहाँ पे मिल चुके हैं, यानी कि PA प्लस PB। अच्छा PA की वैल्यू कितनी है कि सर PA की वैल्यू पुट कर दो, तो PA की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू है मेरे पास, PA की वैल्यू है PA0XA प्लस PB0XB, ठीक है। और इससे भैया न्यूमेरिकल भी होते हैं, ध्यान देना है आपको, इस सवाल से न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक है। यह है राउल्ट का नियम, मेनली राउल्ट का नियम यह है कि बिलियन का कुल बाजदाब मेरे पास कितना आया, PA0XA प्लस, इसको मैं A कर दे रहा हूँ, A ही है ये, प्लस PB0XB। तो ये राउल्ट का नियम था, छोटा सा, समझ में आया कुछ। इस राउल्ट के नियम की सीमाएं बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी राउल्ट का नियम है, क्या है राउल्ट का नियम, नियत ताप पर, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि भाई इस नियम के अनुसार, थोड़ा सा इस नियम के अनुसार, ठीक है सर, इस नियम के अनुसार। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो यार, कोई चीज़ ऐसे हो ना जो बच्चा है,
किसी किसी बुक में यहाँ पे आई लिखा हुआ आता है, आई फॉर इंसियरली मतलब आंशिक, तो हमें जरूरत ही नहीं है चूंकि लिखने की, डायरेक्टली मैंने कर दिया है ऐसी। ठीक है, तो ये हमारा राउल का नियम हो गया। अब राउल के नियम से हम करते हैं बिलियनों का क्लासिफिकेशन, यानी कि आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। आदर्श बिलियन क्या होते हैं और अनादर्श बिलियन क्या होते हैं, बताएं फिर आपको। तो यार सिंपल सी बात है, अगर पेपर में आता आदर्श बिलियन क्या है, तो ऐसे बिलियन जो राउल के नियम का पालन करते हैं आदर्श बिलियन कहलाता है, और अनादर्श बिलियन ऐसे बिलियन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श बिलियन कहलाते हैं। नीट में बहुत जरूरी है इस चीज़ को पढ़ना, भले ही इंटर में पेपर में आए ना आए, लेकिन नीट का एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिससे लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है आदर्श बिलियन से और अनादर्श बिलियन से, है ना। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग आदर्श बिलियन, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं डाल रहा हूँ हेडिंग कौन सा बिलियन, आदर्श बिलियन। ध्यान देना जरा, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श बिलियन किसे कहते हो आप, क्या है आदर्श बिलियन। क्या कोई चीज़ रियलिटी में आइडियल होती है? भाई मेरा तो ये मानना है कोई भी चीज़ रियलिटी में आइडियल नहीं होती है, बस आइडियल के निकट होती है कि यार वो मेरे फादर वो मेरा आइडियल है, यार वो मेरे चाचा आइडियल है, वो मेरे ताऊ वो मेरे दादा आइडियल है। कोई आइडियल नहीं होता है, बस आप निकट मान सकते हो किसी भी चीज़ को आइडियल के, यानी कि आदर्श के निकट मान सकते हो, ठीक है नहीं। तो ऐसे बिलियन जो राउल के नियम का पालन करते हैं, वो भी सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करते हैं, आदर्श बिलियन कहलाते हैं। देखो जरा, ठीक है नहीं, सिंपल सी परिभाषा लिख दे रहा हूँ, ऐसे बिलियन, ठीक है, जो सभी ताप, जो थोड़ी मलाई मिला दो उसमें, जो सभी, लेकिन आजकल तो मलाई से प्यार नहीं रहे आप लोगों को, ऐसे बिलियन जो सभी ताप तथा सांद्रताओं पर ऐसे बिलियन जो सभी ताप तथा सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का, किसके नियम का, राउल्ट के नियम का क्या करते हैं बेटे, नियम का पालन करते हैं, ठीक है, पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, आदर्श बिलियन कहलाते हैं, आदर्श बिलियन कहलाते हैं। लो साहब, सिंपल सी परिभाषा थी, किसी भी सांद्रता पर उठा लो, बिलियन गाढ़ा हो पतला हो, जो भी राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो कौन सा बिलियन होगा, आदर्श बिलियन होगा। तो ऐसे बिलियन जो सभी ताप तथा सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श बिलियन कहलाते हैं। एक आदर्श बिलियन निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, ध्यान देना, एक आदर्श बिलियन लिख दे जाऊं मैं, एक आदर्श बिलियन, ठीक है, निम्नलिखित या एक आदर्श बिलियन के निम्नलिखित गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं, ठीक है सर। पहला गुण बता दो जरा मुझे। तो पहला गुण मेरे पास ये होगा, देखो, राउल्ट के नियम का पालन करता है, याद कर लो, रट्टा मतलब बड़े करके, राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, नियम का क्या करता है बेटे, पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है सर, राउल्ट के नियम का पालन करता है। हम भी करवा देंगे कि पी ए जो होता है मेरे पास, सिंपल सी बात है, लिख दो डायरेक्टली यार, पी ए प्लस पी बी, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पहले पी ए का मान लगा दो, तो पी ए 0 एक्स ए, पी बी बराबर पी बी 0 एक्स बी, तो फिर मेरे पास पी बराबर किसका हो गया, पी ए प्लस पी बी के, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन हो रहा। सेकंड नंबर ये है, अगर मैंने, देखो सेकंड नंबर क्या होता है, कितना ईजी है, आपने गाँव में बहुत चलता है आजकल ये, 5 लीटर दूध है और 5 लीटर दूध में लगभग 1 लीटर जो है पानी डाल दिया जाता है, 1 या 2 लीटर पानी डाल के काम चला लिया जाता और फिर जो है वो बेच दिया जाता, ठीक है नहीं। अब 5 लीटर दूध है, उसमें आपने 1 लीटर क्या मिला दिया, जल मिला दिया, तो टोटल बिलियन कितना हो गया, 6 लीटर हो गया नहीं हो गया। तो सेम टू सेम कहानी यही है कि भाई आपके पास बिले प्लस बिलायक, यानी कि बिले तथा जो बिलियन के आयतन का योग होता है वो बिले और विलायक के आयतन का योग होता है वो बिलियन के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। सेकंड नंबर अगर मैं लिख पाऊँ तो सेकंड नंबर मेरे पास ये होता है कि आयतन में परिवर्तन 0 होता है, आयतन में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि 5 लीटर दूध में अगर आपने 1 लीटर पानी मिलाया तो 6 लीटर होने होना है, 6 लीटर से थोड़ा बहुत भी ना कम होगा ना कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं। वो होता है आदर्श बिलियन। आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कैसा होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है भाई। आयतन में परिवर्तन शून्य होता है तो डेल्टा भी मिश्रण आर इक्वल टू कैसा होता है बेटे, 0 होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मेरे पास बिलियन का आयतन है, बिलियन का आयतन है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा ए का आयतन, ए का आयतन प्लस बी का आयतन, बी का आयतन,
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आदर्श विलयन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आयतन में परिवर्तन शून्य होता तभी तो होगा, ना तो आयतन ज़्यादा होगा ना कम होगा। 5 लीटर दूध में आपने 1 लीटर पानी मिलाया तो 6 लीटर बैठेगा। देखो बिलियन का आयतन बराबर दूध का आयतन प्लस पानी का आयतन, ऐसा मान लो 5 प्लस 1 बराबर कितना जाएगा मेरे पास 6। तो बिलियन का आयतन बराबर ए का आयतन प्लस बी का आयतन। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आपने दूध में पानी मिलाया तो ना तो ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए और ना ऊर्जा जो है अंदर आनी चाहिए, यानी कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिसको बोला जाता है एंथैल्पी। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकंड इसका पॉइंट ये वाला आता। तो सेकंड पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ इसका। सेकंड पॉइंट मेरे पास आता, थर्ड पॉइंट है मेरे पास, ये थर्ड पॉइंट है मेरे पास, एंथैल्पी में परिवर्तन। काय में? एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है बेटे? शून्य होता है, शून्य होता है। तो डेल्टा एच मिश्रण है ये बराबर 0। एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है मेरे पास? 0 होता है। अगर नहीं दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट तो देख लेना ध्यान से कि डेल्टा एच मिश्रण R इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ मैं। अगर नहीं दिख रहा हो तो डेल्टा एच मिश्रण R इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? 0 हो गया। कंप्लीट। इसका भी एक पॉइंट हो रहा है तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। ठीक है, तो डेल्टा एच मिश्रण R इक्वल टू 0। मैं इस चीज़ को जो है यहाँ से इरेज करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा एच मिश्रण R इक्वल टू कितना है मेरे पास? 0। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इसको। इसके बाद मेरे पास 4th नंबर आता है। देखो मेरे पास जो मैं मानूंगा ना, मेरे पास जो चीनी है वो मेरे पास अलग मान ली मैंने। भाई मेरे पास 1 चम्मच चीनी है, चम्मच बहुत बड़ा बन गया यार। ठीक है, वो मेरे पास अलग है, और जो मेरे पास वाटर है ना वो मेरे पास अलग है। ठीक है, ये मेरे पास क्या वाटर है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। इसमें प्रेजेंट में ध्यान देना, मैंने मिलाया नहीं है, दोनों अलग हैं। तो ये जो मेरे पास चीनी है ये ए हो जाएगी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ए तथा बी का आकर्षण, बी का जो आकर्षण होता है, ए तथा बी का जो आकर्षण होता है, अब दोनों को मिला दो। अब दोनों को क्या करोगे आप? मिला दो। तो ले भैया इसमें वाटर भी मिला दिया मैंने, ठीक है, और ले चीनी भी मिला दी, इसमें दोनों मिला दिए मैंने। ठीक है, मिल गए। तो मिलने के बाद क्या होगा? ए बी, ये तो हो जाएगा। चीनी अलग है, समझो चीज़ को, चीनी यहाँ पर अलग है और यहाँ वाटर अलग है। जब मैंने चीनी को इस वाटर में मिलाया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया? ए बी बन गया। अब जो आकर्षण मैंने बोला ना, तो ए और बी के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ऐसी ए के बीच में आकर्षण होता है, बी के बीच में आकर्षण होता है। तो ये बराबर होना चाहिए किसके? ए बी के आकर्षण का, ए बी का आकर्षण, ए बी का आकर्षण। ध्यान देना, ये बराबर होना चाहिए इसके, ऐसा होना चाहिए। डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू 0 मेरे पास हो गया। ठीक है भाई, ये आपने सीख लिया। तो ए तथा बी का जो आकर्षण होता है वो ए बी का आकर्षण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कुछ? ध्यान देना, यानी कि ए का आकर्षण और बी का आकर्षण बराबर होना चाहिए जब दोनों को आपने मिला दिया ए बी के आकर्षण के। अब इसका एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ मैं कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल बड़े ईजी होते हैं इसके। तो देखो पहला एग्जाम्पल है इसका क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर ले लो आप, ये आइडियल सॉल्यूशन होता है। सेकंड नंबर अगर मैं लूँ तो ध्यान देना बेटा, ये बहुत काम का, आगे भी काम में आगा अभी, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। ध्यान देना, ये क्या है? मेथेनॉल प्लस एथेनॉल का मिक्सचर हो गया। तो दोनों के दोनों क्या तुम्हारे पास? ये दोनों के दोनों आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि आदर्श विलयन होते हैं। अगर इसका मैं ग्राफ खींचूँ ना यार, तो ग्राफ तो बड़ा इजी पढ़ने वाला हमें यार। सर ग्राफ तो बता दो, ग्राफ कैसे खींचता है इसका? अरे यार ग्राफ ना खींचा जा रही है तुमसे। देखो ग्राफ कैसे खींचेगा। सपोज करो ये मेरे पास बिले है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? बिले, और बिले का बाज़दाब हमेशा विलायक के बाज़दाब से कम होता है। ये मेरे पास विलायक का बाज़दाब है, वो भी बिल्कुल शुद्ध वाला। ठीक है, ये शुद्ध बिले का बाज़दाब है, ये शुद्ध विलायक का बाज़दाब है ना। विलायक ज़्यादा होता तो मैंने बाज़दाब भी ज़्यादा लिया, विलायक कम, बिले कम होता तो मैंने बाज़दाब भी कम लिया। इस ट्रिक से आप समझोगे बहुत बढ़िया करके। यहाँ मेरे पास पूरे का पूरा 100%। देखो मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ मेरे पास केवल नमक है, नमक मतलब बिले है या चीनी है मेरे पास, खाली यहाँ पे चीनी है, खाली बिले है अभी, है ना। तो x से बराबर 1 हो गया और x भी बराबर 0 हो गया। क्या इसमें वाटर है? क्या इसमें विलायक है? यहाँ कोई भी विलायक नहीं है। ध्यान देना, यहाँ कोई भी विलायक नहीं है, सिर्फ मैंने नमक लिया है, मैंने सिर्फ बिले लिया है यार। यहाँ इसमें कोई भी मैंने विलायक नहीं लिया। अभी तो मेरे पास बिले है, विलायक 0 है। लेकिन अगर मैं मोल अंश बोलता हूँ इसको, अगर मैं धीरे धीरे इसमें पानी मिलाना शुरू करूँ, अगर मैं धीरे धीरे इसमें पानी मिलाना शुरू करूँ, कैसे? इस वाले गिलास से पानी जो है मैं धीरे धीरे इसमें डालना शुरू कर दूं, तो पानी लगातार क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और जो नमक है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लास्ट में एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, जब चक्के देखोगे तो बोलोगे तो इसमें तो नमक है ही नहीं यार,
है नहीं, ऐसे तो बोलोगे। तो देखो लगातार यहाँ से नमक धीरे धीरे घटता जाएगा, नमक हो जाएगा हमारा 0, लेकिन हमारे पास जो विलायक है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, विलायक हो जाएगा मेरे पास पूरा 1, गलत हो गया, यहाँ बी आएगा, ठीक है नहीं, समझ गए। तो मैंने धीरे धीरे जब मैंने विलायक डालना शुरू कर दिया तो नमक धीरे धीरे कम होना हो गया और लास्ट में नमक नगण्य हो जाता है और विलायक हमारे पास बिल्कुल फुल हो जाता है। ऐसे जैसे आपने 10 लीटर वाटर में 5 ग्राम नमक डाल दिया तो नगण्य नमक होगा, वो वाली कंडीशन आ गई है वाली, है ना। तो इधर को मोलस बढ़ जाए, इधर को ऊपर को वेपर प्रेशर, यानी कि ये वाला हो गया मेरे पास वाष्प दाब, वाष्प दाब ये बढ़ेगा ऊपर की ओर को, है ना। तो अब देखो ग्राफ बिल्कुल सीधी सीधी आती है, ये वाली ग्राफ, और फिर ग्राफ हमारे पास एक ये वाली बिल्कुल सीधी ग्राफ जाती है। अबे बन जा भैया यार, ये स्केल लानी पड़ेगी तेरे लिए, बन तो गया। तो देखो ये है मेरे पास ए का, तो ये पी जो होगा ना पी, वो पी ए 0 एक्स ए के बराबर होगा, और जो मेरे पास पी बी होगा वो बराबर होगा पी बी 0 एक्स बी के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों लाइनों को मिला दे रहा हूँ भाई, अरे यार ये बीच में आ गया, कैसे मिलेंगी लाइनें, लो साहब, इन दोनों को मैंने मिला दिया, है ना। तो ये हो गया मेरे पास P बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी ए बराबर पी बी प्लस पी बी। तो ये मेरे पास है भाई पी बी बराबर पी बी 0 और ये है मेरे पास एक्स बी, ये वाली ग्राफ, और बिल्कुल सीधी सीधी ग्राफ होती है, कोई आपको टेढ़ी नहीं खींचनी है। तो ये आदर्श विलयन का ग्राफ हो गया। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया आपकी तो सिंपल सी बात है, देखो धीरे धीरे यहाँ से देखो विलय धीरे धीरे घट रहा है और यहाँ आके 0 हो गया, लेकिन विलायक धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और यहाँ आके मैक्सिमम हो गया। और पी ए से जब पी बी को जोड़ेंगे हम तो वो होगा मेरे पास पी बराबर पी ए प्लस पी बी 0, ठीक है। तो ये आदर्श विलयन का ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को समझो ठीक से और पढ़ो, बार बार रिपीट मानना इस ग्राफ को। तो आदर्श विलयन हमारा फाइनल हो गया, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है, आप लिख देना क्या, आदर्श विलयन ग्राफ निम्नलिखित आता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आदर्श विलयन ग्राफ निम्नलिखित है। आदर्श विलयन का ग्राफ निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है, ठीक है, ऐसा होता। चलो अब पढ़ लेते हैं हम कौन सा सॉल्यूशन, अब पढ़ लेते हैं हम अनदस विलयन। क्या पढ़ लेते हैं हम, अनदस विलयन। दो मैं इसमें कर दे रहा हूँ संशोधन, उतार लेना क्योंकि इतना लंबा समय है नहीं कि बार बार मैं लिखूंगा, इससे पढ़ लेना यार आप। देखो आदर्श विलयन तो हो गया हमारा, डाल देता हूँ मैं हेडिंग अनदस विलयन, अनदस विलयन, ठीक, कौन सा विलयन आ गया मेरे पास, अनदस विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन समझ गए। अब देखो अनदस विलयन क्या होता है रियलिटी में। अनदस विलयन जो होता है हमारे पास, अनदस विलयन जो होता है आपका वो होता है ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ देखो के नियम का पालन नहीं करते हैं, बस इसमें नहीं लगा देना है आपको, नहीं करते हैं, ठीक है। आदर्श की जगह क्या कर देना है आपको, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है, बस नहीं कर देना। उल्टा ठीक टू टूक, आदर्श विलयन का ठीक उल्टा कौन सा होता, अनादर्श विलयन होता, ठीक है नहीं। तो ऐसे विलयन जो सभी ताप सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। समझ में आया यहाँ तक। तो एक अनादर्श विलयन, एक अनादर्श विलयन के निम्नलिखित गुण होते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, काट दियो, सब काट दियो, सब काट दियो, ठीक है। आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, ये भी काट दियो, ये भी काट दियो। एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य यहाँ भी लगा दियो, नहीं होता है तो ये भी कट कर दियो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा, ये भी कट कर दियो, बराबर होता ही नहीं है, या तो कम होगा या फिर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, या तो कम होगा या फिर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा इसके बाद में अभी, क्योंकि ये दो प्रकार का होता है। यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, ठीक है, इसको उतार लेना आप या स्क्रीनशॉट ले लेना आदर्श विलयन का। सब मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है नहीं। तो अब देखो जो अनादर्श विलयन होता है वो होता है दो प्रकार का, ध्यान दो। ए तथा बीबी का आकर्षण जब बराबर नहीं है, किसके, ए बी के आकर्षण के बराबर नहीं है, तो या तो ज़्यादा होगा या फिर कैसा होगा, कम होगा। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के लिए हम चिन्ह कौन सा लगाते हैं, प्लस का लगाते हैं, तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन हो जाएंगे। और अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारे पास ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन हो जाएंगे। इस लाइन पे ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है नहीं, बिल्कुल ठीक से। तो देखो जरा ध्यान से ये बोर्ड पे, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, देखो पॉइंट समझना इस चीज़ को। अनादर्श विलयन ही पढ़ा दिया मैंने और आदर्श विलयन नहीं पढ़ा दिया। आदर्श विलयन का ठीक अपोजिट होता है अनादर्श विलयन, ध्यान देना। अब मेरे पास भैया दो प्रकार के विलयन आ गए, थोड़ा ज़रा ध्यान दो कि मेरे पास जो अनादर्श विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई,
दो प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, बताओ ज़रा कौन कौन से होते हैं। यार पहला होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। सेकंड नंबर बताओ सर। सेकंड नंबर होता है मेरे पास ऋणात्मक, कौन सा, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन, दर्शाने वाला, ठीक है, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। लो साहब दो हो गए, धनात्मक में ज़्यादा, ऋणात्मक में कम, बस रट्टा मान लियो, धनात्मक में ज़्यादा, ऋणात्मक में कम। कितना इजी टॉपिक है यार। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर दोनों में डिफरेंट करके बताऊंगा कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कैसे होते हैं और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कैसे होते हैं। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, दोनों में मैं अंतर के रूप में इसको पूरा करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो ज़रा ध्यान से फिर। तो एक तरफ डालूंगा मैं धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है भाई। और सर दूसरी तरफ के डालने वाले हो आप कम वाला, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। देखो बेटे एक पॉइंट पे जरा ध्यान देना, इसका पहला नंबर मेरे पास आता है, ठीक है, और इसका भी देखो पहला नंबर आता है मेरे पास। जो राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है, और लेकिन अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, जब वो पालन नहीं करता है, जब बराबर नहीं होता, तो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास PA होगा वो इसके लिए कैसा होगा बेटा, ज़्यादा होगा, PA 0 XA से। ठीक है, और PB जो होगा वो मेरा इससे कैसा होगा, ज़्यादा होगा, PB 0 XB से। और जो P होगा वो भी मेरे पास कैसा ज़्यादा होगा, PA प्लस PB से, वो भी ज़्यादा होगा 100%। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी चलते रहो, पहले नंबर पे यहाँ बेटे कम कर दो आप, यहाँ हमेशा कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। यानी कि राउल्ट के नियम से निर्धारित बाष्प दाब जो होता है वो विलायक के शुद्ध बाष्प दाब से कैसा होता है, कम होता है। ये PA करो, ऐसी PB, ये भी कम हो जाएगा, तुम्हारे पास नोक वाला कम होता है, खुला वाला बड़ा होता है, ऐसे PB 0 XB हो जाएगा। ठीक है सर, P कम हो जाएगा, PA 0, और अरे यार ये PA कर दो यहाँ, PA प्लस PB, बस। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। सेकंड नंबर, आयतन में जो परिवर्तन होता है ना वो पॉजिटिव होता है, आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है। आयतन में परिवर्तन कैसा होता है बेटे, आयतन में परिवर्तन कैसा होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है सर, आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है, यानी कि डेल्टा भी मिश्रण जो होता है वो बराबर पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है, कैसा होता है बेटे, पॉजिटिव होता है। लेकिन मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, देखो जो मैंने पढ़ाया ना आपको, विलयन का आयतन ज़्यादा होगा किससे, A के आयतन प्लस B के आयतन से, जो मैंने पीछे पढ़ाया। यानी कि जो विलयन का आयतन होगा वो ज़्यादा होगा, विलयन का आयतन ज़्यादा होगा किससे, A का आयतन प्लस B का आयतन। ध्यान देना, ये दोनों कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर और लिख लो, यहाँ पे एक पॉइंट और है, बताओ सर जरा थर्ड नंबर क्या होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है बेटे, एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है। ठीक है सर, एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है। हमें ये बताओ कैसा धनात्मक होता है ये, तो डेल्टा H मिश्रण जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब प्लस IBE, ठीक है, धनात्मक होता है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है, यहाँ धनात्मक होता है। ठीक है सर, फोर्थ नंबर सर, फोर्थ बताएं तो फोर्थ नंबर देखो, A का आयतन, AA का आयतन, AA का आकर्षण, यह मैं लिख दे रहा हूँ, AA तथा BB का आकर्षण, BB का आकर्षण जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, AB का आकर्षण से।
और इधर ठीक कर दो अपोजिट, इधर आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। कितना इजी पॉइंट है यार, समझने की कोशिश करो, देखो आप। ठीक है, आयतन में परिवर्तन कैसा होता है, इधर आयतन में परिवर्तन निगेटिव होता है। ध्यान देना, आयतन में परिवर्तन निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है, आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। बहुत बढ़िया। यानी कि डेल्टा भी जो होगा, डेल्टा भी जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है बेटे, वो होता है निगेटिव। वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। यानी कि जो विलयन का आयतन होगा, विलयन का आयतन जो होता है वो कम होता है किससे, ए का आयतन प्लस बी का आयतन। ठीक है, और एक खास बात और, थर्ड नंबर अगर मैं लूँ तो मेरे पास आएगा, देखो एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है, इस एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एंथैल्पी में परिवर्तन यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होगा, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा एच मिश्रण आर इक्वल टू कैसा होता है बेटे, निगेटिव हो जाएगा। लो साहब, निगेटिव होता है ना। अब मेरे पास जो फोर्थ नंबर आता है बेटे, फोर्थ नंबर मेरे पास ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण। बी का आकर्षण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है किससे, ए बी का आकर्षण, ए बी का आकर्षण, है ना। अब मैं थोड़े से ज़रा एग्जाम्पल लिखवा दूँ, समझ जाओगे एग्जाम्पल में। तो भैया जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको आदर्श विलयन का, आदर्श विलयन का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको, उसमें जब मैंने एग्जाम्पल दिया आपको वो दिया है मैथेनॉल यानी कि एथेनॉल प्लस मैथेनॉल या फिर मैथेनॉल प्लस एथेनॉल का मिश्रण। बस वही एग्जाम्पल पकड़ लो आप। सबसे पहले याद करो उसका एग्जाम्पल, देखो लिखवा रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा ना मैथेनॉल प्लस एथेनॉल है, ये किसका, आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। ध्यान देना, मैथेनॉल प्लस एथेनॉल। ठीक है, देखो ट्रिक भाई, इसमें बस आपको ना वाटर मिला देना है और इसमें भी आपको वाटर मिला देना, और बन गया हमारा क्या, ये दो एग्जाम्पल हो गए, पहला एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है नहीं, तो मैथेनॉल प्लस जल का जो विलयन होता है ना वो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनर्थ विलयन होता है। ऐसे एथेनॉल प्लस जल होगा एग्जाम्पल याद। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस जल में जो है आपको एसिड मिला देना है। इसके भी एग्जाम्पल देखो, इस जल में जो है ना आपको, इस जल में जो है आपको क्या कर देना है, ये पहला एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल। अगर इस जल में आपने मिला दिया एसिड, कोई भी ले लो एसिड, कोई सा भी एसिड ले लो आप, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, कुछ भी ले लो आप, और अगर मिला दिया आपने तो सिंपल सी बात है वो बन गया ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदर्श विलयन। ठीक है, तो ये वाटर में मैंने मिला दिया HCl, और जब जल में आपने मिलाया, वाटर में मिलाया नाइट्रिक एसिड, तो ये बन गए हमारे पास कौन सा है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदर्श विलयन। लेकिन ग्राफ बड़ा ज़रूरी है, ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं कहाँ बनाऊँ ग्राफ, हाँ ठीक है सर, यहाँ बना दो ग्राफ। तो पहला नंबर हटाओ, इसका इधर कर दे रहे हैं, और इसका ग्राफ मैं बना दे रहा हूँ। देखो यही मैं इसका ग्राफ बना दे रहा हूँ। अगर भाई आपने पढ़ रखा है तो ग्राफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीछे वाला देखो, ध्यान देना बेटा इस चीज़ पे जरा। यह है मेरे पास मोलन्स, क्या मेरे पास ये मोलन्स, वही आदर्श विलयन वाला ग्राफ जो मैंने समझाया ना आपको, आदर्श विलयन ग्राफ वही सेम ग्राफ है। x ए बराबर 1 है, एक्स बी बराबर यहाँ 0 है, यहाँ पर x ए बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बी बराबर, सेकंड नंबर हट पे इधर को, तो ये मेरे पास एक्स बी बराबर कितना जाएगा, तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, मोलन्स बढ़ेगा इधर को। ठीक है, यह है मेरे पास बाष्प दाब, क्या है इधर मेरे पास बाष्प, और मेरे पास क्या है बेटे दाब, बाष्प दाब है। ये किसका था, ये था मेरे पास विलायक का। ये छोटा वाला किसका था, ये था सर मेरे पास विलय का। ठीक है नहीं, किस तरह की लाइन खिंच रही थी यही बता दो। बिल्कुल आदर्श विलयन में सर बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आती है, हाँ भाई आती है, बिल्कुल सही बात है, काफ़ी याद होगी आप लोगों के, आ गई। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये किसकी लाइन है, ये आदर्श विलयन का ग्राफ बन गया। अब धनात्मक विलयन कब से होगा, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन ग्राफ कैसे बनेगा, वो जाएगा ऊपर को, लो साहब, लो साहब, फिर लो साहब। ये कौन सा विलयन हो गया मेरे पास, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन हो गए। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है भाई, यहाँ मेरे पास पी ए ज़्यादा होगा किससे, पी ए 0 एक्स ए से। यहाँ मेरे पास पी बी ज़्यादा हो जाएगा किससे, पी बी 0 एक्स बी से। ठीक है नहीं, इस टाइप से ये मेरे पास ग्राफ बन के तैयार हो गया। सेम टू सेम ग्राफ उठा कर यहीं बना दो। ठीक है, इस टाइप से देखो, ये मेरे पास क्या बना, मोलन्स। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, मोलन्स, इधर को जाएगा। वही एक्स के बराबर कितना है मेरे पास, 1 है। विलायक मेरे पास इस समय 0 है। जब आपने पानी मिलाना शुरू करा
तो विलय की कहानी खत्म हो गई और विलायक मेरे पास पूरा 100% हो गया। ऊपर को क्या बढ़ेगा, बासदाब बढ़ेगा। लो साहब बासदाब लगा दिया मैंने, ठीक है भाई। अब मेरे पास ये क्या है, PA हो गया 0 और ये मेरे पास क्या हो गया, PB 0 हो गया, ठीक है भाई। आइडियल आदर्श गैस का बना दो ग्राफ पहले। लो साहब आदर्श गैस का ग्राफ मैंने ये बना दिया, यहाँ भी आदर्श गैस का ग्राफ बना दो पहले, बिल्कुल ईजी है। फिर ये भी तुम्हारे पास, ठीक है नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें जाएंगी आपकी। ये हो गया आदर्श विलयन का ग्राफ मैंने बना दिया। अब ऋणात्मक नीचे की ओर, ठीक है, ये भी ले भैया नीचे की ओर और ये वाला भी नीचे की ओर, है ना। तो मेरे पास जो ये बना है वो बना मेरे पास P छोटा हो जाएगा किससे, PA प्लस PB से। P छोटा हो जाएगा PA प्लस PB से। ऐसे ये वाला PA जो है छोटा हो जाएगा किससे, PA 0 XA से। ऐसे ये वाला PB छोटा हो जाएगा किससे, PB 0 XB से। तो भैया आदर्श विलयन हो गए। अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला। बढ़िया करके याद करो, फोकस करो, नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है यार, चाहे 12th क्लास में आए ना आए, ठीक है नहीं। अब पढ़ने वाला है अणु संख्यक गुणधर्म, जो कि 12th क्लास का यानी कि जो कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं फिर। तो शुरू करते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। पढ़ के जाना बेटा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। अणु संख्यक गुणधर्म ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चाहे क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो, लेकिन मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इसको। तो क्वेश्चन मेरे पास है अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अणु संख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कुछ अणु संख्यक गुणधर्मों के नाम लिखिए, कुछ अणु संख्यक गुणधर्मों के नाम लिखिए। पेपर में ऐसा पूछता है, कुछ अणु संख्यक गुणधर्मों के नाम लिखिए। लो साहब गुणधर्मों के नाम लिखिए, कुछ अणु संख्यक गुणधर्मों के नाम लिखिए, ठीक है साहब। लिख देंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ा इजी पॉइंट है, बस आप समझते रहो। अणु संख्यक गुणधर्म डाल दिया है मैंने, देखो अणु संख्यक गुणधर्म। अब जरा मुझे बताओ भाई ये क्या होगा अणु संख्यक गुणधर्म। मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखवा दिया है, ठीक है। तो अणु संख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, कुछ अणु संख्यक गुणधर्मों के नाम लिखिए। अणु संख्यक गुणधर्म होता क्या। तो देखो अबे सबसे पहले तो जो चीज़ आप पढ़ते हो ना, जो टॉपिक आप पढ़ते हो, उसका जो हेडिंग है, उस हेडिंग पर ही ध्यान दिया करो आप। अणु संख्यक गुणधर्म यानी कि अणुओं की संख्या पर आधारित गुण क्या कहलाते हैं, हमारे अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यार कितनी इजी परिभाषा है इसकी, और इतनी छोटी सी परिभाषा आप लोगों को याद नहीं हो रही है। क्या परिभाषा, अणु संख्या यानी कि अणुओं की संख्या पर आधारित गुण। अणुओं की संख्या पर आधारित गुण क्या कहलाते हैं, हमारे अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। वो भी किसके, अणुओं की संख्या पर आधारित गुण, विलय के। ध्यान देना, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित, या डायरेक्टली बोलो विलयन के ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। विलय कोई भी हो, चाहे नमक हो, चीनी हो, ठीक है, ग्लूकोज हो, यूरिया हो, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। बस सिर्फ काय पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ काय पे डिपेंड करते हैं भाई, ये डिपेंड करते हैं अणुओं की संख्या पर आधारित है। जितने ज़्यादा अणु होंगे, अणु संख्यक गुणधर्म भी क्या होंगे, उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो ज़रा, ठीक है भाई, मेरे पास यूरिया है, मैंने 2 किलो यूरिया ले लिया, ठीक है भाई। मेरे पास क्या है, चीनी है, मैंने 3 किलो चीनी ले ली। अब ये बताओ इसके अणु संख्यक गुणधर्म यानी कि इसके अणु संख्यक गुणधर्म ज़्यादा होंगे या इसके अणु संख्यक गुणधर्म ज़्यादा होंगे, किसके ज़्यादा होंगे, चीनी के, क्योंकि चीनी कैसी है, हमारी ज़्यादा है। तो अणुओं की संख्या जितने ज़्यादा होगी, अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अणु संख्यक गुणधर्म भी उतने ज़्यादा होंगे। अब क्या है, चाहे विलय यूरिया हो या फिर चीनी हो या फिर तुमने ग्लूकोज लिया हो, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है, परिभाषा क्या बनी, विलयन के ऐसे गुण जो विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। लिख दूं परिभाषा, ठीक है। विलयन के ऐसे गुण, देखो विलयन के ऐसे गुण, किसके, विलयन के ऐसे गुण, ठीक है भाई। विलयन के ऐसे गुण जो विलय पदार्थ की, किसकी, विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर, विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर क्या होते हैं बेटे, संख्या पर आधारित होते हैं। बहुत बढ़िया, संख्या पर आधारित होते हैं। क्या कहलाते हैं आपके,
अणुसंख्ये गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्ये गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्ये गुणधर्म कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है नहीं। तो बिलियन के ऐसे गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं अणुसंख्ये गुणधर्म कहलाते हैं। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, बस आपको याद ही तो करनी है यार, लिखते रहो, याद करते रहो, यही नोट्स है, आपको नोट्स की जरूरत है नहीं कहीं भी, ठीक है नहीं। तो बिलियन के ऐसे गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं अणुसंख्ये गुणधर्म कहलाते हैं। एक खास बात मेरे दोस्त ये होती है इसमें कि जो ये गुण जो होते हैं, यानी कि ये गुण, ठीक है, विलेय पदार्थ की प्रकृति, विलेय पदार्थ की प्रकृति या रासायनिक गुणों पर निर्भर नहीं करते, या रासायनिक गुणों पर निर्भर नहीं करते, या रासायनिक गुणों पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं, ध्यान देना है, निर्भर नहीं करते हैं। तो फिर काय पे डिपेंड करते हैं, वही अपनी विलेय के अणुओं की संख्या पर। सिंपल सी बात है, काय पे डिपेंड करते हैं, विलेय के अणुओं की संख्या पर। तो ये गुण विलेय पदार्थ की प्रकृति या रासायनिक गुणों पर निर्भर नहीं करते हैं, काय पे डिपेंड करते हैं, केवल विलेय की अणुओं की संख्या से प्यार है इन्हें, बस केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, राइट, ओके। एक चीज़ और बता दूं तुम्हें मैं, एक अणु और एक आयन का योगदान बराबर होता है अणुसंख्ये गुण उत्पन्न करने में। एक अणु और एक आयन का योगदान बराबर होता है अणुसंख्ये गुण उत्पन्न करने में। जब हम पढ़ेंगे बांट हाफ गुणांक, इसके बाद में पढ़ने वाले हम बांट हाफ गुणांक, तो उसमें सबका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक अणु तथा एक आयन का योगदान बराबर होता है अणुसंख्ये गुण उत्पन्न करने में। ये लाइन भी लिखवाने वाला हूँ, एक अणु यानी कि अणुसंख्ये गुणधर्म उत्पन्न करने में, अणुसंख्ये गुणधर्म, ठीक है, अणुसंख्ये गुणधर्म उत्पन्न करने में एक अणु तथा एक आयन का योगदान कैसा होता है बेटे, बिल्कुल बराबर होता है, योगदान बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अणुसंख्ये गुणधर्म उत्पन्न करने में एक अणु तथा एक आयन का योगदान बराबर होता, ठीक है। तो सबसे पहले विलयन के ऐसे गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं अणुसंख्ये गुणधर्म कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि ये गुण, ठीक है, विलेय पदार्थ के प्रकृति या रासायनिक गुणों पर डिपेंड नहीं करते। जैसे मैंने बताया, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, चीनी हो, उन पर डिपेंड नहीं करते, बस अणुओं की संख्या देखते हैं, किसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा, उसी के अणुसंख्ये गुणधर्म कैसे होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। सपोज करो मेरे पास यहाँ भी 2 किलो चीनी ले ली मैंने, यहाँ भी चीनी है 2 किलो चीनी, और यहाँ भी क्या है मेरे पास 3 किलो चीनी है। देखो दोनों चीज़ें सेम है, विलेय दोनों सेम है, लेकिन मेरे पास यहाँ अणुओं की संख्या अधिक होगी, यहाँ अणुओं की संख्या कम है, तो जो तुम्हारे पास अणुसंख्ये गुणधर्म होंगे वो इसके ज़्यादा होंगे, इससे कैसे हो जाएंगे, कम होंगे, ठीक है। तो ये प्रकृति या रासायनिक गुणों पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ काय पे डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है ना। तो एक अणु और एक आयन का योगदान कैसा होता है, बराबर होता है अणुसंख्ये गुणधर्म उत्पन्न करने में। अब ध्यान देना, देखो कुछ अणुसंख्ये गुणधर्मों के नाम, कुछ अणुसंख्ये गुणधर्म निम्नलिखित हैं। कुछ अणुसंख्ये गुणधर्म कैसे है मेरे पास, कुछ अणुसंख्ये गुणधर्म निम्नलिखित हैं। तो पहला नंबर मेरे पास आता है बेटे परासरण दाब। कौन सा आता है, परासरण दाब। ये मैंने पढ़ा दिया पहले भाग में, इस वीडियो के पहले भाग में मैंने ये पढ़ा दिया है परासरण दाब। क्या है ये, परासरण दाब, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या होगा, सेकंड नंबर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो यह है मेरे पास बास दाब का अवनमन। ये पढ़ने वाले हैं, बास दाब का अवनमन। अवनमन मतलब बेटे कमी होती है, ध्यान देना। अवनमन क्या होता है, तुम्हारे पास कमी होती है। इसको कर देता हूँ मैं इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं रहा। और मेरे पास जो सेकंड नंबर आता है वो आता है, और थर्ड नंबर जो मेरे पास आता है वो आता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या आता है बेटे, क्वथनांक का उन्नयन, यानी क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है सर। क्वथनांक का उन्नयन आ गया। फोर्थ नंबर बता दो सर, फोर्थ नंबर कौन सा होता है, तो फोर्थ नंबर होता है बेटे हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है नहीं, हिमांक का अवनमन। अब देखो जरा ध्यान से, 4 हो गए। तो कुछ अणुसंख्ये गुणधर्म निम्नलिखित है। अब ये सबके सब परासरण दाब, बास दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये आपकी बुक में है। होते तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वही मैंने लिखवाया। और ये सब के सब विलेय के अणुओं की संख्या पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। सबके सब कैसे होते हैं, विलेय की संख्या पर आधारित होते हैं, विलेय की अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। आप पढ़ने वाले हैं एक एक करके, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, परासरण दाब क्या कर दिया मैंने आपको पढ़ा दिया, बचा क्या, बास दाब का अवनमन और बेचारा
क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये पढ़ लेते हैं अब, है ना। तो पहले मैं डाल देता हूँ हेडिंग, कौन सा वाला, सेकंड नंबर, बाष्प दाब का अवनमन, है नहीं है कि ये होता क्या रियलिटी में। तो बाष्प दाब का अवनमन क्या होता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। डाल दिया मैंने हेडिंग, बाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। अवनमन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉरिंग, ठीक है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी यार ये वेपर प्रेशर होता क्या, ये जो तुम्हारे पास इनके बाष्प दाब का अवनमन है, तो अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। चलो एग्जाम्पल लेता हूँ, ये बताओ मुझे, नमक अवाष्पशील पदार्थ है या बाष्पशील पदार्थ है, जो बताएगा देखते हैं कौन कितना इंटेलिजेंट है। नमक कौन सा पदार्थ है, बाष्पशील है या अवाष्पशील है, सोचो सोचो, लगाओ एक बार दिमाग कि नमक कौन सा पदार्थ है, बाष्पशील है या अवाष्पशील है। तो बेटे नमक जो होता है वो अवाष्पशील पदार्थ होता है। आपके मन में पता क्या आया होगा, बाष्पशील आया होगा, है ना, मन में आपके बाष्पशील आया होगा, लेकिन होता कौन सा है, अवाष्पशील पदार्थ होता है। क्यों होता है कि अगर आपकी सब्जी में बना रहे हो और नमक थोड़ा बहुत भी तेज हो गया, फिर आपके बस की बात नहीं है जो उसे कम कर दो, वो तेज का तेज रहेगा नमक, ठीक है। तो नमक बाष्प में कभी चेंज होता ही नहीं है। तो नमक कौन सा पदार्थ है आपके पास, एक अवाष्पशील पदार्थ है। और जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो विलायक का बाष्प दाब कम हो जाता है। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है यार, कितनी ईजी है ना, बिल्कुल ईजी। क्या परिभाषा, जब किसी यानी कि नमक को जल में घोल दो, नमक को जल में घोल दो तो जल का बाष्प दाब कम हो जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। मेरे पास जल, मैंने ये वाला है मेरे पास, ठीक है सर जल हैगा, इस जल में आपको गुस्सा आया, आपने अचानक क्या कर दिया, इसमें नमक मिला दिया, तो देखा गया इसका बाष्प दाब कैसा हो गया, कम हो गया, ठीक है नहीं। तो जब नमक को आपने जल मिलाया तो जल का, जब नमक को आपने जल में मिलाया तो जल का बाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। याद कर लो, याद हो भी गया होगा, ठीक है नहीं। तो बाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, तो जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, ठीक है, जब किसी विलायक में, ठीक है सर, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, कोई अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, क्या क्या जाता है बेटे, घोला जाता है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, ठीक है, घोला जाता है, तो विलायक का हिमांक क्या होता है, बताओ जरा मुझे। तो विलायक का हिमांक नहीं, विलायक का बाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे, कम हो जाता है, ठीक है, विलायक का बाष्प दाब कम हो जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इस गुण को हम बोलते हैं बाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। इस गुण को हम बोलते हैं बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे हम शो करते हैं डेल्टा पी से, कैसे, इसे डेल्टा पी से दर्शाते हैं, इसे डेल्टा पी से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि डेल्टा पी बराबर हो जाएगा मेरे पास पी माइनस के पी एस, पी माइनस के पी एस, या पी जीरो यानी कि पी वन जीरो भी लिख सकते हो आप। मैंने पी माइनस पी एस लिया है, डेल्टा पी बराबर पी माइनस पी एस क्यों लिया, जहाँ पी क्या है बेटे, जरा मुझे बताओ। जो मेरे पास पी है ये होगा विलायक का बाष्प दाब, क्या है ये, विलायक का बाष्प दाब, ध्यान देना, पी क्या है ये, विलायक का बाष्प दाब, और पी एस क्या है मेरे पास, एस फॉर सॉल्यूशन, यह है मेरे पास विलयन का बाष्प दाब, क्या है ये, यह है विलयन का बाष्प दाब। बिल्कुल इजी पॉइंट है, ढंग से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो पी क्या है मेरे पास, पी जो है बेटे वो है विलायक का बाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का बाष्प दाब। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें करने के लिए, देखो ध्यान समझना। मान लो ये मेरे पास वाटर है, ये मेरे पास नमक है, ठीक है भाई, ये मेरे पास नमक है, ये मेरे पास वाटर है, वाटर हो गया मेरे पास H2O, इसका वेपर प्रेशर मान लिया मैंने 10 बार है, कितना मेरे पास 10 बार है। अब आपने नमक घोला, अभी विलायक है बिल्कुल, नमक घोला नहीं है अभी बिल्कुल विलायक है, तो विलायक जल है आपके पास, तो विलायक का बाष्प दाब कितना है मेरे पास 10 बार है। लेकिन जब आपने नमक घोल दिया तो कितना हो गया तुम्हारे पास, 9 बार हो गया। कितना हो गया, 9 बार हो गया नमक घोलने पर, क्योंकि विलायक जब शुद्ध विलायक था तो बाष्प दाब 10 बार था, लेकिन जब आपने नमक घोला तो क्या बन गया, विलयन बन गया। विलायक प्लस विले बराबर क्या बन गया मेरे पास, विलयन, विलयन का बाष्प दाब कितना हो गया, 9 बार हो गया। तो हमने हमेशा ध्यान देना विलायक का बाष्प दाब ज़्यादा होगा और विलयन का बाष्प दाब कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि नमक घोलने पर विलायक का बाष्प दाब घट जाता है। इस लाइन पर फोकस करो ठीक से भाई, ठीक है। तो समझ में आया कुछ, तो विलायक के बाष्प दाब में से, तो विलायक के बाष्प दाब में से मैंने विलयन का बाष्प दाब घटा दिया है, तो निकल जाता है ये बाष्प दाब का अवनमन। हो गई कमी, ऐसे कमी होती है। तो जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का बाष्प दाब कम हो जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ेंगे बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जो कि राउल्ट के नियम में यूज होगा।
ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं बाज़ दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या रियलिटी में। ठीक है, तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ध्यान देना है, ये मेरे पास हेडिंग बन गया, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो देखो अपेक्षिक अवनमन में होता कुछ नहीं है, बस याद कर लेना ठीक से। मैं लिखवा दूँ पहले ज़रा एक फॉर्मूला इसको, कि बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन रियलिटी में होता क्या है, अपेक्षिक अवनमन। तो बेटे ये होता है अवनमन, तो ये हमेशा होता है P माइनस पी एस अपॉन पी, P माइनस पी एस अपॉन पी, है ना। तो यह है मेरे पास विलयन के बाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या परिभाषा याद हो जाएगी भाई? ऐसी छोटी छोटी परिभाषा याद ना करोगे तो फिर यार कौन सी परिभाषा याद करोगे आप लोग भाई। तो ये मेरे पास P माइनस पी एस है, ये है विलयन के बाष्प दाब में अवनमन। क्या ये विलयन के, जगह बहुत कम बचा है यार, विलयन के बाष्प दाब में, विलयन के बाष्प दाब में अवनमन। ठीक है भाई, विलयन के बाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के बाष्प दाब, विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को, बाष्प दाब के अनुपात को, ठीक है, बाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं हम, को बाष्प दाब का, बाष्प दाब का, ठीक है, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है नहीं, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है बाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का। अगर चाहते हो आप तो ये बता सकते हो कि P माइनस पी एस क्या है, तो P क्या है, विलायक का बाष्प दाब है, PS क्या है, विलयन का बाष्प दाब है ना। तो विलयन के बाष्प दाब में अवनमन ये मैंने पीछे पढ़ा दिया, डेल्टा P से शो किया गया इसको, और अपॉन P। अगर चाह रहे हो तो उसकी जगह आप डेल्टा P भी रख सकते हो, अपॉन P भी कर सकते हो। ठीक है, किसी बुक में यहाँ पे P10 भी लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब ये क्या है, ये विलायक का बाष्प दाब है, लेकिन मैं हटा दे रहा हूँ उसको। ठीक है नहीं, तो डेल्टा P अपॉन P कर दिया मैंने, तो P माइनस पी एस अपॉन P। तो विलयन के बाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है नहीं, क्वथनांक का उन्नयन। चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ क्वथनांक के उन्नयन से, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन विधि से, पूरा क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वथनांक उन्नयन विधि से, क्वथनांक उन्नयन विधि से किसी विलेय का अणुभार, किसी विलेय का अणुभार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता, अणुभार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यार घबराओ मत, ठीक है नहीं, घबराओ मत बिल्कुल भी, अभी तो शुरुआत है केमिस्ट्री की, ये पहला चैप्टर चल रहा है इजी वाला, जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर क्या होने वाला भाई, वैद्युत रसायन। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक उन्नयन विधि से किसी विलेय का अणुभार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ये यूपी बोर्ड है, क्वेश्चन बड़े घुमा के पूछता है, यह पूछ लेगा आपसे, यह पूछ सकता है आपसे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है सर, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, और ठोक देगा एक न्यूमेरिकल, मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। क्योंकि जब तक हमें यार क्वेश्चन का पता नहीं होगा ये पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो हम कैसे समझेंगे उस चीज़ को, है नहीं है। अब जरा मुझे ये बताओ बेटे, ये क्वथनांक क्या होता है यार, डाल देता हूँ मैं हेडिंग, इसका जो आंसर है वो मैं डाल देता हूँ हेडिंग। हेडिंग क्या है मेरे पास, क्वथनांक का उन्नयन, लो साहब, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब समझ गए होगे, समझ गए भाई। क्वथनांक का उन्नयन मतलब वृद्धि नीचे से ऊपर की ओर, उन्नयन क्या होता है, वृद्धि होती है नीचे से ऊपर की ओर, ऑलवेज वृद्धि, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, समझ लो चीज को। तो यार क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। जो परिभाषा मैंने बाष्प दाब की पढ़ाई है ना आपको, वही परिभाषा मेरे पास क्वथनांक के उन्नयन की है। बस अंतर इतना है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है, समझ गए। ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या आता है, देखो क्वथनांक क्या होता है पहले वो देख लो। अच्छा मैंने जल लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, इस जल के 3 पॉइंट होंगे मेरे पास, ठीक है नहीं। पहला पॉइंट है मेरे पास क्वथनांक, चलो मैंने क्वथनांक मान लिया। दूसरा पॉइंट होगा मेरे पास गलनांक, ठीक है, मैंने गलनांक मान लिया। तीसरा पॉइंट होगा मेरे पास हिमांक, हिमांक मान लिया।
जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर वाटर जो है वो जम जाता है। ऐसा बहताब जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है क्या कहलाता है, हमारा हिमांक कहलाता है। जिस पर पिघल जाता है गलनांक कहलाता है। जिस पर उबल जाता है, ठीक है, वो क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तुम्हारे पास जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये याद कर लो, न्यूमेरिकल भी होंगे इससे। जल का बॉइलिंग पॉइंट बीपी बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कभी ब्लड प्रेशर समझो। तो जल का क्वथनांक कितना होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का गलनांक कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड यू नो कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इस लाइन पे बहुत ध्यान से फोकस करना है आपको कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है हिमांक कहलाता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है गलनांक कहलाता है, और वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबल जाता है क्वथनांक कहलाता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने पीछे ही परिभाषा लिखवाई है बाज़ दाब के अवनमन की। अगर मैं वाटर का क्वथनांक कितना है बेटे मेरे पास, वाटर का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इसमें मैंने साहब 1 चम्मच नमक डाल दिया, बड़ा परेशान कर दिया इस नमक ने यार। नमक कौन सा पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है। तो जब नमक को आपने इस वाटर में घोला तो क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा, मुझे ज़रा पहले ये बताओ क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? भाई क्वथनांक बढ़ जाएगा, तभी तो बोला गया है क्वथनांक का उन्नयन। तो जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को यानी कि जब नमक को जल में घोला जाता है तो जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इस गुण को हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ध्यान देना, जब किसी विलायक में जब तो रह गया लो साहब, जब किसी विलायक में ठीक है कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, लो साहब पदार्थ घोला जाता है, तो विलायक का हिमांक क्या होता है, तो विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलायक का क्वथनांक क्या होता है बेटे, बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान देना। तो देखो जल का क्वथनांक कितना मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन जब आपने 1 चम्मच नमक मिलाया तो मान लो मेरा क्वथनांक बिलियन बन गया। सपोज करो जब आपने, ये मेरे पास विलायक है, विलायक का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब आपने 1 चम्मच नमक मिला दिया तो बन गया बिलियन, और बिलियन का क्वथनांक कितना हो गया 100.34 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मैंने बोला है कि जब नमक को आपने कहाँ घोल दिया, जल में घोल दिया, तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ जाता है। तो क्वथनांक कितना बढ़ गया 0.34 डिग्री सेल्सियस, 0.34 डिग्री सेल्सियस। तो बिलियन का क्वथनांक ज़्यादा हो गया और विलायक का क्वथनांक हमारा कम हो गया। पहले क्या था, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना था 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ठीक है पहले जल था, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब आपने नमक मिलाया बिलियन बन गया। बिलियन का क्वथनांक क्या हो गया मेरे पास 100.34 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितनी वृद्धि हो गई क्वथनांक में, कितनी वृद्धि हुई 0.34 डिग्री सेल्सियस। और वृद्धि हमेशा कायम आएगी, पॉइंट में ही आएगी, चाहे 0.34 डिग्री सेल्सियस आए या यार 0.54 डिग्री सेल्सियस या 0.51 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी आए, लेकिन आगे पॉइंट में वृद्धि। तो यहाँ क्या हुआ, बिलियन का क्वथनांक ज़्यादा हो गया और विलायक का क्वथनांक मेरे पास कम हो गया। तो बिलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, आराम से निकाल लोगे वृद्धि आप। तो कितनी वृद्धि हो गई यहाँ 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बिलियन के क्वथनांक में से विलायक क्वथनांक घटाकर आप क्वथनांक का उन्नयन फाइंड कर सकते हो। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक क्वथनांक बढ़ जाता है। इस गुण को क्या बोलते हैं बेटे, हम इस गुण को हम बोलते हैं क्वथनांक का, किसका, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे मैं लिख दे रहा हूँ, उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे मैं क्या शो करता हूँ भाई, इसे शो करता हूँ मैं डेल्टा टीवी से, इसे डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं, ध्यान देना, इसे डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मुझे डेल्टा टीवी अगर निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, तो बिलियन के क्वथनांक में से, किसके, बिलियन के क्वथनांक में से क्या करने वाला हूँ मैं, विलायक का क्वथनांक घटा दूंगा, विलायक का क्वथनांक क्या कर दूंगा मैं, घटा दूंगा, क्वथनांक में घटा दूंगा, ठीक है। नहीं, डेल्टा टी बराबर निकल जाएगा मेरे पास, या फिर मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा मेरे पास टीएस, बिलियन का क्वथनांक टीएस माइनस के टीओ,
विलायक का क्वथनांक, यार T0 बोल दिया मैंने, T0 बोल दो, वो बोल दे यार। तो डेल्टा टी बराबर TS बिलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक T0, तो बिलियन का क्वथनांक TS, विलायक का क्वथनांक T0, ठीक है नहीं, हो जाएगा यार। तो डेल्टा टी बराबर TS माइनस T0। तो जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को कहाँ घोला जाता है, अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, डेल्टा टी से दर्शाते हैं। तो बिलियन के क्वथनांक में से विलायक क्वथनांक को बढ़ा देना, निकल जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, मेरे पास जो परिभाषा आती है बहुत ही मोस्ट है, रट्टा मान लियो ठीक से इस पे, ये हर साल पेपर में आता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक बहुत ज़रूरी है याद करना यार, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब ये यार मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोल का मतलब समझते हो, मोलल, मोलल का मतलब होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोलल मतलब मोल प्रति किलोग्राम। ये हो गया मोलल, मोल प्रति किलोग्राम। ध्यान दो, मोलल मतलब मोल प्रति किलोग्राम, क्या हो गया, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में कुछ ना कुछ मोल होंगे, 1 किलोग्राम विलायक में कुछ ना कुछ मोल होंगे। कहने मतलब ये है कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है सर, विलेय पदार्थ का या अवाष्पशील पदार्थ का, विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि को, काय में, क्वथनांक में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल पेपर में आती है परिभाषा इसकी, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे शो करता हूँ मैं काय से, इसे बेटे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, गलत हो गया, इसे हम केबी से दर्शाते हैं, केबी से दर्शाते हैं। क्या याद हो जाएगी, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे हम कैसे शो करते हैं, इसको शो करते हैं हम केबी से दर्शाते हैं। अब देखो जो हमारा एक ये वाला भाग है, क्वथनांक उन्नयन विधि से किसी विलेय का अणुभार, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन विधि से, क्वथनांक उन्नयन विधि से, क्वथनांक उन्नयन विधि से किसी विलेय का अणुभार, किसी विलेय का, काय का, किसी विलेय का अणुभार, किसी विलेय का अणुभार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता। तो क्वथनांक उन्नयन विधि से किसी विलेय का अणुभार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा m इक्वल टू, ध्यान देना फॉर्मूले पे, 1000 kV गुणा स्मॉल w बटा डेल्टा टीबी गुणा कैपिटल W। ध्यान देना ये मेन फॉर्मूला आ गया हमारा, इस फॉर्मूले पे फोकस करो। m इक्वल टू 1000 गुणा kV गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी गुणा कैपिटल W। अब यहाँ स्मॉल w क्या है, ये विलेय का भार हो गया, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार हो गया, kV क्या है अपना, kV क्या है, kV मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया और डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन हो गया, m हो गया विलेय का अणुभार। अब लिखवाते हैं इसी चीज़ को, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो देखो फिर क्या है, लिखवा दे, स्मॉल w क्या है, लो साहब चलो। तो मेरे पास ये जो स्मॉल w आया बेटे वो होता है विलेय का भार, जहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जहाँ, शाहजहाँ नहीं, जहाँ खाली, w बराबर क्या है, विलेय का भार, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, ठीक है भाई। बड़ा W क्या है साहब, ये विलायक का भार है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। kb क्या आया मेरे पास, ये तो है ही हमारा, क्या है ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या है ये, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है साहब। मात्रा क्या होता है इसका साहब, मात्रा होता है डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, या बोलता हूँ उसको मैं केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है, हो गया। ज़्यादा लंबी कथा मत को मैं से प्रूफ होता है फॉर्मूला, ये प्रूफ करके आता है, अब इतना बड़ा प्रूफ कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो यही है कि आप इजीली पढ़ लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी से हम करेंगे आगे न्यूमेरिकल सोल्व, ठीक है। और मेरे पास डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीबी क्या है बेटे, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है साहब। और स्मॉल m विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हो गया, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से ये जो है हमारे पास निकल गया। अब देखो kb के 2 मात्रक होते हैं, एक आता है डिग्री सेल्सियस में,
एक आता है केल्विन में, एक काय में आता है डिग्री सेल्सियस में और एक काय में आया तुम्हारे पास केल्विन में आया, तो दोनों के दोनों मात्रा हो गए, समझ गए फॉर्मूला, यानी कि m बराबर 1000 मल्टीपल KB मल्टीपल स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB मल्टीपल कैपिटल W। तो विलेय ऊपर ही रहेगा और विलायक हमारे पास नीचे रहेगा, ठीक है, विलेय ऊपर है और विलायक क्या तुम्हारे पास नीचे है। अब एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ मैं, क्वथनांक आ गया, अब आ गया हमारा हिमांक, है ना। तो हिमांक के अवनमन, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं? हम कुछ नहीं समझते, समझाओगे आप, समझते हैं, ठीक है। तो हिमांक अवनमन विधि से बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, हिमांक अवनमन विधि से, हिमांक अवनमन विधि से किसी विलेय का अणुभार, किसी विलेय का अणुभार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है सर, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो हम ऐसे ही कर देंगे है भाई। लो डाल दो हेडिंग आंसर में इसके, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है बेटे, हिमांक का अवनमन। बस मैं ज़्यादा लंबी कथा नहीं बताऊंगा। सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास बेंजीन है, क्या है मेरे पास, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन का हिमांक मान लिया मैंने 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे इसमें नमक घोलते हो, क्या करते हो आप, नमक घोल दिया आपने, अभी बेंजीन है यानी कि विलायक है, लेकिन जब आपने नमक घोला बन गया विलयन, और क्वथनांक हो गया मेरे पास कितना, 79 डिग्री, कितना हो गया मेरे पास 79 डिग्री। तो विलायक का क्वथनांक ज़्यादा है और विलयन का क्वथनांक क्या है मेरे पास, विलायक का हिमांक ज़्यादा है और विलयन का हिमांक कैसा है मेरे पास, कम है। विलायक का हिमांक ज़्यादा है और विलयन का हिमांक मेरे पास कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक के हिमांक में से हमारा विलयन का हिमांक घटेगा 100%, क्योंकि अवनमन हो रहा है ना, तो विलायक का हिमांक कम हो जाता, विलायक का हिमांक कम हो जाता, ठीक है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। इस गुण को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। सेम तीनों परिभाषाएं सेम है, परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है, तीनों की तीनों परिभाषा सेम है, बस बासदाब भी कम हो जाता है, हिमांक भी कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, बस ये अंतर है, ठीक है। नहीं देखो मेरे पास शुद्ध विलायक है, अभी विलायक का जो हिमांक है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब आपने नमक मिलाया बन गया विलयन, और विलयन का क्वथनांक कितना हो गया मेरे पास 79, विलयन का हिमांक कितना हो गया 79 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब है विलायक का हिमांक ज़्यादा है और विलयन का हिमांक कैसा है मेरे पास, कम हो गया। तो विलायक के हिमांक में से मैं विलयन का हिमांक घटाऊंगा, ध्यान देना चीज़ को। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, तो विलायक का हिमांक क्या होता है बेटे, ध्यान देना। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का हिमांक क्या बताओगे, कम हो जाता है या घट जाता है, कम हो जाता है, विलायक का हिमांक कम हो जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इस गुण को हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब हिमांक को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसे शो करता हूं मैं काय से, कि ऐसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं, डेल्टा TF से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का कम हो जाता है, विलायक का क्या कम हो जाता है, तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है, बता ना रहे ऐसे लिखे फिर रहो। तो विलायक का हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं, है ना। कंप्लीट काय से करते हैं, डेल्टा TF से। और अगर डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो बढ़ाना नहीं है, तो विलायक का क्वथनांक, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ठीक है, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। इस फॉर्मूले से आप डेल्टा TF का मान निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी हिमांक में कमी भी हमेशा पॉइंट में आती है, कभी जबरदस्ती ठोक दो कि 100 पॉइंट इतना है तो पूरा लगा दो। जब भी सवाल करोगे तो डेल्टा TF हो या डेल्टा TB हो,
दोनों में जब वृद्धि होती है वो पॉइंट में आती है, 0.31, 0.34, 0.51, 0.93, 0.92, ठीक है, 100 पर बहुत कम पहुंचती है। तो ध्यान देना, जब भी डेल्टा TF या डेल्टा TV की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो वो पॉइंट में ही आएगी या 1 में आ जाएगी, 100 पर नहीं पहुंचेगी आपकी, ठीक है नहीं। तो अब देखो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या पढ़ाने वाला हूं आपको? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ध्यान देना है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो वही सेम कहानी यार, बता दिया मैंने, 1 किलोग्राम विलायक में, घबराओ मत, मोलल मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का, किसका? विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि को, क्वथनांक में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? गड़बड़ हो गया, घोलने पर हिमांक में कमी को, घोलने पर हिमांक में कमी को हम क्या बोलते हैं भाई? हिमांक में कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। इसे शो करता हूं मैं काई से? इसे डेल्टा नहीं, इसे KF से दर्शाता है, इसे KF से दर्शाते हैं, बहुत बढ़िया, इसे KF से दर्शाता है। मात्रक वही रहेंगे, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल या केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है नहीं। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक में कमी को हम क्या बोलते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, इसे KF से दर्शाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ के जाना, ठीक से पेपर में आता है, चाहे मोलल उन्नयन स्थिरांक आए या मोलल अवनमन स्थिरांक, दोनों के दोनों मोस्ट है, दोनों में से हर साल एक की परिभाषा पूछता है। मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? और साथ में 2 नंबर का रख देगा न्यूमेरिकल, ऐसे देता बना के क्वेश्चन, है नहीं है। तो अब देखो हिमांक अवनमन विधि से, हिमांक अवनमन विधि से, अवनमन विधि से, हिमांक अवनमन विधि से, ठीक है, किसी विलेय का अणुभार, किसी विलेय का अणुभार निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इसे कर देते हैं इरेज। फॉर्मूला सेम टू सेम यही वाला होता है, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होता, सेम टू सेम फॉर्मूला यही रहेगा। देखो m बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF गुणा कैपिटल W, ये सेम टू सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें यार, ठीक है, ये सेम टू सेम फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, है नहीं है। तो देखो फॉर्मूला सेम है, बस मैंने क्या बदला? B की जगह F कर दिया, बाकी फॉर्मूला वही है। न्यूमेरिकल भी सेम टू सेम होते हैं इनके, है ना। जहाँ अगर चाहो तो लिख सकते हो, देखो जहाँ पर यही का सेम कहानी है, यही सेम कहानी है, जहाँ W क्या है? विलेय का भार है, और कैपिटल W क्या है हमारे पास? विलायक का भार है। KB क्या है? तो पहले आप इसको, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार, जहाँ स्मॉल w क्या है? विलेय का भार है, ठीक है। कैपिटल W क्या है मेरे पास? विलायक का भार है, ठीक है सर। और KF क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है, ठीक है। और मेरे पास बचा कौन सा? मेरे पास बचा कौन सा? मेरे पास डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या बेटा? ये बता दो, चलो यहाँ तो आएगा नहीं है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा से वो उतार लिया होगा आप लोगों ने ये, ठीक है। तो डेल्टा TF मेरे पास क्या है? हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन है। और जो मेरे पास स्मॉल m है वो है हमारा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का क्या है मेरे पास? ये अणुभार हो गया, है ना। तो यहाँ तक देखो क्लियर हो गया बिल्कुल, पूरे के पूरे अणुसंख्यक गुणधर्म हो गए। तो कितने अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं? 4, परासरण दाब, दूसरा बास दाब में अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन, चौथा हिमांक का अवनमन, और सब के सब विलेय के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। अब इस चीज़ को के विलेय के अणुओं की संख्या पर कैसे आधारित होते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए आते हैं बांट हाफ गुणांक आता है। बांट हाफ आते हैं अपना गुणांक लेके, जैसे शो करते हैं हम आई से, बस यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद पढ़ाते हैं।
तो बांट हाफ गुणांक देख लेते हैं। इस साल पक्का क्वेश्चन आएगा इससे, बांट हाफ गुणांक से 100% श्योर है, लिख के ले लो आप, ठीक है नहीं। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग बांट हाफ गुणांक, कि यार ये बांट हाफ गुणांक होता क्या है, गुणांक होता क्या है, ठीक है, बांट हाफ गुणांक होता क्या है। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, मैंने चारों पढ़ लिए, परासरण दाब भी पढ़ लिया मैंने पढ़ा डेल्टा टी बी अपॉन पी, क्या बोलेंगे इसको हम, बास दाब का अपेक्षिक अवनमन, डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन, और पाई मतलब परासरण दाब। ये चारों के चारों क्या है, ये चारों के चारों हैं मेरे पास अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या है ये चारों के चारों, अणुसंख्यक गुणधर्म, जो कि केवल अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, है नहीं। ये पूरी कहानी इन्हीं चार पर आधारित है बांट हाफ गुणांक की, समझो चीज़ को। तो स्टार्टिंग में देखो क्या हुआ था, जब बांट हाफ गुणांक आए, ध्यान देना, इसे मैं शो करता हूँ स्मॉल आई से, बांट हाफ गुणांक को मैं स्मॉल आई से दर्शाता हूँ, ध्यान देना, बांट हाफ गुणांक को मैं कैसे शो करता हूँ, स्मॉल आई से शो करते हैं। लेकिन पहले ज़रा ध्यान दो, या लिख देता हूँ परिभाषा पहले मैं इसकी, कि इसे शो करता हूँ मैं आई से, इसे आई से दर्शाते हैं, ठीक है सर, इसे आई से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे आई से दर्शाते हैं। अब देखो होता क्या रियलिटी में, बांट हाफ गुणांक, मेरे पास ये नमक है, नमक के कितने मोल हैं, नमक के कितने अणु हैं, इस समय नमक का एक अणु है, ठीक है। चेंज टू, अगर मैं इसको आयनों में तोड़ दूं तो Na पे प्लस आगा और Cl पे क्या आगा, माइनस आगा। यहाँ कितने अणु हैं, एक अणु है, लेकिन जब ये अणु टूटेगा तो टूटने के बाद क्या होगा, इसको बोलते हैं वियोजित होना। कितने आयन देगा ये, 2 आयन देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एक अणुसंख्यक गुणधर्म कम उत्पन्न करेगा, और यहाँ कितने आयन हो गए, 2 आयन हो गए, जब 2 आयन हो गए तो दुगने अणुसंख्यक गुणधर्म उत्पन्न होने चाहिए। इस चीज़ को समझाने के लिए बांट हाफ अपना गुणांक लेकर आए, यानी कि बांट हाफ आए गुणांक लेके, बोले क्या समझाओगे इस चीज़ को, भाई सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं वियोजन होना, यानी कि टूट जाना। एक अणुसंख्यक गुणधर्म कम उत्पन्न करेगा, लेकिन जब ये वियोजित हुआ आयनों में तो यहाँ 2 आयन उत्पन्न हो गए, जब 2 आयन उत्पन्न हो गए या 2 अणु उत्पन्न हो गए या 2 आयन उत्पन्न हो गए तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी दुगने हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यह है वियोजन से पहले और यह है वियोजन के बाद, ये क्या है, वियोजन से पहले और ये क्या है, वियोजन के बाद, ठीक है नहीं। अब एग्जांपल, मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के, कार्बनिक रसायन में इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस करा। इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम विद्युत रसायन में। तो CH3COOH है। अब क्या होता है कि इनको जोड़ दो आप, क्या होगा, इनको आप जोड़ दो, जोड़ने का मतलब समझते हो ना, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि इनके बीच में एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि ये आपस में संगुणित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अभी कितने अणु हैं बेटा, कितने अणु हैं जरा मुझे देख के बताओ। यहाँ पर 2 अणु हैं, यहाँ पर क्या है, 2 अणु हैं, लेकिन ये क्या हो गए, जुड़ गए। जुड़ने के बाद कितने अणु बन गए, एक अणु बन गया। तो ध्यान दो, अगर मेरे पास अणुसंख्यक गुणधर्म दुगने थे, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म दुगने थे, तो दुगने से आप कितने हो जाएंगे, अब बेटे आधे हो जाएंगे। अब ध्यान देना, अगर यहाँ अणुसंख्यक गुणधर्म 1 होगा तो अब कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, आधा हो जाएगा। आधा क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 अणु जुड़ के क्या बना दिया, एक अणु बना दिया। 2 अणु जुड़ के, 2 अणुओं ने जुड़कर एक अणु बना दिया। अगर मेरे पास अणुसंख्यक गुणधर्म 1 आया होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, आधा हो जाएगा, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म आधे हो जाएंगे। यार कितनी गलत बात है नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, देखो समझो चीज को, वियोजन को और संयोजन को, कि वियोजन क्या होता है और संयोजन क्या होता है। तो यहाँ देखो, एक अणु टूट कर 2 आयन दिए। अब एक अणुसंख्यक गुणधर्म उत्पन्न करता है तो 2 अणु कितने करेंगे, दुगने कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 2 अणु अणुसंख्यक गुणधर्म उत्पन्न करते हैं, तो जब ये दोनों के दोनों अणु जुड़ गए, एक बन गया, तो अणुसंख्यक गुणधर्म आधे हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इस चीज को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बांट हाफ ने अपना एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया, ठीक है, एक गुणांक दिया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, इसे शो करता हूं मैं आई से। तो आई से मतलब, आई का मतलब ये होता है, देखो विलेय के प्रेक्षित मोल का मतलब होता है बेटे ऑब्जर्व्ड, यानी कि आपने जो देखा, ठीक है, विलेय के प्रेक्षित मोल जो आपने देखा, ठीक है, तथा जो आप मानते हैं, यानी कि विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल, सैद्धांतिक मोल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटे, बांट हाफ गुणांक कहते हैं, बांट हाफ गुणांक कहते हैं,
बांड हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। तो आई इक्वल टू विलेय के प्रेक्षित मोल, विलेय के प्रेक्षित मोल, ध्यान देना, विलेय के प्रेक्षित मोल, विलेय के प्रेक्षित मोल, ठीक है, अपॉन प्रेक्षित का मतलब होता है ऑब्जर्व, जो आपने देखा, जो आपने करा, सैद्धांतिक जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी है। देखो यहाँ देखो, लग रहा है कि हमारे पास क्या है, नमक का 1 मोल है, अनुसंख्यक गुणधर्म उत्पन्न करेगा, लेकिन यहाँ कितने मोल हो गए, दुगने मोल हो गए। तो जो आपने देखा, ये तो देखोगे आप कि यार हाँ यार कितने बैठ रहे हैं, 2 मोल हैं और कितना ज़्यादा हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या है 1 मोल है, जो सैद्धांतिक है, ठीक है। तो जो आपने देखा, जो आपने देखा या देखने के बाद, और जो आपने जो पहले है, देखने से पहले, यानी देखने के बाद और देखने से पहले, ये कहानी आती है। तो एक होगा मेरे पास प्रेक्षित, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का इसका इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्व, जो आपने देखा है, जो आपने महसूस किया है, और एक होता है सैद्धांतिक, जो ऑलरेडी पहले से है, ठीक है नहीं। तो विलेय के सैद्धांतिक, विलेय के सैद्धांतिक मोल, विलेय के सैद्धांतिक मोल, विलेय के सैद्धांतिक मोल, या इसकी एक परिभाषा बेटे और भी आती है, और वो परिभाषा ये आती है संयोजन या वियोजन, संयोजन या वियोजन के बाद अणु या आयनों की संख्या, अणु या आयनों की संख्या, एक फॉर्मूला ये भी आता है, अपॉन संयोजन या वियोजन से पहले, संयोजन या वियोजन से पहले अणु या आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, ठीक है। देखो मैं निकाल रहा हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ पहले वाले का मैं, ध्यान देना, पहला नंबर ले लिया मैंने एग्जाम्पल इसका एक, मेरे पास क्या है बेटे, नमक है, क्या है मेरे पास, NaCl है, इसको आयनों में तोड़ दो, Na पे क्या आएगा प्लस, Cl पे क्या जाएगा माइनस, ठीक है। तो ध्यान देना जरा, I का मान निकालूंगा मैं, तो संयोजन या वियोजन क्या हुआ मेरे पास, यहाँ टूट गया, वियोजन हुआ, तो वियोजन के बाद अणु या आयनों की संख्या कितनी है मेरे पास, 1 आयन और 2 आयन, कितने हैं, 2 हो गए। और संयोजन से पहले कितने हैं, संयोजन से पहले कितने हैं, 1 है, कितना गया मेरे पास, 2 है। अरे भाई मैंने बोला कि एक अणु और एक आयन का योगदान बराबर होता है अणुसंख्यक गुणधर्म उत्पन्न करने में, ठीक है। तो I बराबर हो गया 2/1 बराबर 2, यानी कि संयोजन के बाद अणु या आयनों की संख्या बटा संयोजन से पहले अणु या आयनों की संख्या। तो कितने अणु हैं, देखो संयोजन के बाद कितने आयन हैं, 1 और 1 2 आयन हो गए, और संयोजन से पहले कितने हैं मेरे पास, 1 हो गया है ना। तो कितना आ गया तुम्हारे पास, बांड हाफ गुणांक 2 आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, तो मैं जो हूँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मेरे पास इसका कोई काम नहीं है भाई, इसका भी कोई काम नहीं है अब मेरे पास, ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब जरा मुझे सेकंड नंबर बताओ बेटे जरा, सेकंड नंबर मेरे पास हो गया, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने CH3COOH के, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपभट्य है, इसीलिए मैंने इसको सिंबल ऑफ रिवर्सिबल लगाया है, COOH ऐड कर दो, CH3COOH बन गया 1 मॉलिक्यूल। तो अब भाई मेरे पास क्या होगा, देखो I का मान जब मैं निकालूंगा, बांड हाफ गुणांक निकालो बेटे जरा, बांड हाफ गुणांक, तो कितने हो गए मेरे पास, ये पूरा 1 बन गया, यानी कि वियोजन, यहाँ पे क्या हुआ, संयोजन हुआ, तो संयोजन के बाद अणु या आयनों की संख्या कितनी आ रही है मेरे पास, 1 आ रही है, ठीक है। लेकिन संयोजन से पहले कितनी है बेटे, 2 आ गई, तो I का मान कितना आ गया, हाफ आ गया। चलो साहब थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, Al2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए ले लो आप, लगाओ जरा, देखो तोड़ो तो इसको आयनों में, Al2SO4 के होल थ्राइस को जब आयनों में तोड़ोगे तो ये टूटेगा आपका 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस आयन, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सही आ गए। अब देखो जरा I का बांड हाफ गुणांक निकालो बेटे जरा, कैसे निकालोगे बांड हाफ गुणांक, कितने, देखो वियोजन हुआ ना यहाँ, तो वियोजन के बाद या वियोजन के पश्चात, तो वियोजन के बाद अणु या आयनों की संख्या कितनी बैठ रही है, 3 SO4 होंगे और 2 Al होंगे, तो 3 और 2 5 आ गई, ठीक है। और ये कितने हैं टोटल मेरे पास, 1 अणु हैगा, तो कितने आ गई मेरे पास 1, तो I का मान कितना गया बेटे, 5 आ गया, ठीक है साहब। अब एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं H2SO4 का, ये पेपर में आया था क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 या फिर 20 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया है, समथिंग में 19 के आसपास में ये क्वेश्चन फंसा पेपर में आपका। तो H2SO4 में पूछा उसने कि H2SO4 में बांड हाफ गुणांक कितना होगा, H2SO4 का बांड हाफ गुणांक कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। तो तोड़ दो जरा इसको आयनों में, 2H पे प्लस आ जाएगा
और SO4 पे क्या आएगा बेटे मेरे पास 2 माइनस आ जाएगा। अब जरा I का मान निकालो कितना आएगा, तो वियोजन के बाद अणु या आयनों की संख्या 2 और 1, SO4 मेरे पास 1 है, कभी 4 डाल दो, ये पूरा SO4 1 हो गया मेरे पास, तो मेरे पास 2 और 1 3 हो गया। और कितने अणु है मेरे पास, H2SO4 का कितने मॉलिक्यूल है, 1 है, तो कितना आ गया मेरे पास I का मान 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी चीज़ का बॉन्ड हाफ गुणांक निकाल सकते हो पेपर में अगर पूछे क्वेश्चन तो आपसे। और अगर डेफिनेशन पूछता कि बॉन्ड हाफ गुणांक हम किसे कहते हैं, तो यार लिख देना आप डर रहो कि विलय के प्रेक्षित जो हमने देखा और जो हमने सोचा का अनुपात क्या कहलाता है हमारे पास, बॉन्ड हाफ गुणांक कहते हैं। इस I से दर्शाता है बराबर विलय के प्रेक्षित मोल बटा विलय के मोलों की, यानी कि विलय के सैद्धांतिक मोल। ठीक है, संयोजन एक फॉर्मूला ये भी आता है, संयोजन या वियोजन के बाद अणु या आयनों की संख्या। दूसरा आता है अपोन संयोजन से वियोजन से पहले, संयोजन या वियोजन से पहले अणु या आयनों की संख्या। ठीक है नहीं, तो एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला है, आप बड़ी आसानी से दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे कितने आयन है, 2 आयन है और यहाँ कितने हैं मेरे पास 1 है। तो I बराबर वियोजन के बाद अणु या आयनों की संख्या अपोन, ठीक है, अपोन के लोगे आप, अपोन लोगे आप संयोजन या वियोजन से पहले अणु या आयनों की संख्या कितनी है मेरे पास 1 है, तो 2/1 बराबर 2 हो गई। ठीक से इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो और ये पूरे का पूरा टॉपिक आप समझ में आ जाएगा, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने पार्ट पहला पढ़ा दिया, पार्ट सेकंड पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अभी न्यूमेरिकल रह गए हैं। ठीक है, तब तक आप ये चैप्टर पढ़ो, यानी कि पार्ट पहला पढ़ो और यानी कि पार्ट फर्स्ट पढ़ो और पार्ट इसका सेकंड पढ़ो और फिर पढ़ाता हूँ मैं आपको इसके न्यूमेरिकल। तब तक के लिए थैंक्स।